हेलो एवरीवन, आई होप कि आप लोग की एग्जाम बहुत ही अच्छा गया होगा। मैं अपने बारे में मैं बता देता हूँ। मेरा नाम अभिषेक है। मैं गेट और ईएससी एंड पीएससी एग्जाम की मैं एक्सपर्ट हूँ आपकी मैकेनिकल ब्रांच से। तो आज हम लोग फॉर्मुलेटर के प्लेटफॉर्म पे हम लोग बीपीएससी एई के जो पेपर कंप्लीट हुए हैं और पेपर नंबर 5 की हम सोल्यूशन आज देखेंगे। तो आइए चलते हैं और इसकी सोल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। The characteristic gas constant of a gas is equal to, आप लोग जानते हैं R को हम कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट बोलते हैं और R0 को यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट हम बोलते हैं। और यहां पे बोला क्या है, कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट। इट मींस कि आर की रिलेशन पूछा गया है। तो हम लोग जानते हैं स्पेसिफिक स्पीड एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट होती है। सेकेंड रिलेशन होती है मोरल स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड मोरल स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इक्वल टू यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ये रिलेशन है। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट। अगर यहीं पे पूछा जाता है कि मोरल स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट के रिलेशन पूछा जाता और वहां पे मेंशन होता यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, तो हमारी उस कंडीशन में ए रिलेशन होती। तो क्वेश्चन नंबर 1 की ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। बॉयल्स लॉ, इट मीन्स टेम्परेचर इज कांस्टेंट, पीवी इक्वल टू कांस्टेंट इज अप्लीकेबल टू गैसेज अंडर। आप जानते हैं जो परफेक्ट गैसेज है वो अप्लीकेबल तब है लो प्रेशर के लिए अप्लीकेबल है एंड हाई टेम्परेचर के लिए अप्लीकेबल है। तो यहां पे ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, the statement that molecular weight of all gases occupy the same volume is known as। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। आप जानते हैं एवोगाड्रो लॉ क्या होता है। एवोगाड्रो लॉ टेल्स दैट equal volume of different gases at the same temperature and pressure contain the same number of molecule। It means कि ideal gas equation PV equal to MRT equal to N universal gas constant T। तो यहां पे V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N हो जाएगा। जहां पे V वॉल्यूम ऑफ गैस है और N नंबर ऑफ मोल्स है। तो जब प्रोपोर्शनलिटी आपके रिमूव होगी तो कांस्टेंट आएगी। V1 अपॉन N1 इक्वल टू V2 अपॉन N2। तो इसी कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। जो एवोगाड्रो प्रिंसिपल है जो आपके क्वेश्चन में गिवन है, द स्टेटमेंट दैट मोलेकुलर वेट ऑफ ऑल गैसेज ऑक्यूपाई द सेम वॉल्यूम इज नोन एज एवोगाड्रो लॉ। तो हमें फर्स्ट ऑप्शन में ही अपना आंसर दिख गया। ऑप्शन नंबर ए इज ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। बट
और ऑप्शन को हमको चेक करना है। डाल्टन लॉ क्या होता है? अकॉर्डिंग टू डाल्टन लॉ, ऑप्शन नंबर बी इज डाल्टन लॉ। तो अब डाल्टन लॉ क्या होता है? टोटल प्रेशर इक्वल टू समेशन ऑफ ऑल पार्शियल प्रेशर। इट मीन्स कि P टोटल इक्वल टू समेशन ऑफ ऑल पार्शियल प्रेशर। तो जो हमारा क्वेश्चन था तो उसकी तो आंसर आ गई, लेकिन डाल्टन लॉ क्या होता है ये हम भी जान ले। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। ए परफेक्ट गैस एट 20 डिग्री सेल्सियस इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर टिल इट्स वॉल्यूम इज डबल देन फाइनल टेम्परेचर इज। इसमें हमको फाइनल टेम्परेचर बोला गया है। जब जो इनिशियल जो वॉल्यूम था वो V है होगा और जो फाइनल वॉल्यूम होगा 2V होगा। इट मीन्स कि 2 टाइम्स से है। आप जानते हैं जो जनरल गैस इक्वेशन क्या होता है? P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। जो यहां पे गिवन कंडीशन है वो कांस्टेंट प्रेशर है। प्रेशर इक्वल टू कांस्टेंट। जो T1 टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस है। तो इसको केल्विन में हम चेंज करेंगे तो 300 केल्विन आ जाएगा। तो इक्वेशन ये फर्स्ट है। अगर इसमें हम कांस्टेंट प्रेशर लगाते हैं उसके बाद क्या होगा? V1 अपॉन T1 इक्वल टू V2 अपॉन T2। जो कंडीशन है, जो इनिशियल जो V1 है वो V है, वो V2 चेंज होकर 2V हो गया। ये इनिशियल स्टेज में है और ये फाइनल स्टेज में है। तो यहां पे हम V1 V2 का वैल्यू हम पुट करेंगे। जो V1 इक्वल टू V, T1 इक्वल टू 300 केल्विन, V2 इक्वल टू 2V, और हमें T2 फाइंड करना है। V से V कैंसिल हो गया, वन अपॉन 300 इक्वल टू 2 अपॉन T2, देन T2 इक्वल टू 600 केल्विन। जो और ऑप्शन आप चेक करो तो सारी ऑप्शन आपको सेल्सियस में है, तो इसको मुझे सेल्सियस में चेंज करनी पड़ेगी। तो इसमें 273 डिग्री इसमें माइनस कर देंगे तो 600 केल्विन इक्वल टू 327 डिग्री सेल्सियस। इट मीन्स ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। यहाँ पे एक चीज़ आपको देखनी है कि जो टेम्परेचर गिवन है अगर आप उसे केल्विन में चेंज नहीं करोगे तो 2 टाइम्स है, तो यहाँ पे तो आपका 27 इंटू 2 हो जाएगा जो 54 डिग्री सेल्सियस होगा। और ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन ही गिवन है 54 डिग्री सेल्सियस, तो आपका ऑप्शन तो मिल जाएगा, लेकिन आप बोल दोगे कि मैंने सही करके आया है, लेकिन वो आंसर आपका दिया गया वो रॉन्ग होगा। तो इसलिए सबसे पहले जो प्रोसेस फॉलो कर रहा है उसको आपको फॉलो करना। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं।
if Q1 is the heat transfer between hot temperature source and machine, and Q2 is the heat transfer between cold temperature source and machine, then the heat pump, the COP will be equal to, यहाँ पे हीट पंप की COP आपके पूछी गई है, तो COP क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, और हीट पंप की पूछी गई है तो हम हीट पंप के लिए निकालेंगे। जो हाई टेम्परेचर को है वहाँ पे हम TH से शो किए हुए हैं, जो लो टेम्परेचर है जो उसको TL से शो किए हुए हैं। तो COP ऑफ हीट पंप, तो COP इक्वल टू डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। तो यहाँ पे COP हमारी हीट पंप से पूछी गई है, तो COP ऑफ हीट पंप फॉर एक्चुअल तो COP ऑफ हीट पंप एक्चुअल हमें फाइंड करनी है, तो वो आपके हीट के फॉर्म में होगी, इक्वल टू QH अपॉन QH माइनस QL। अगर यहीं पर हमारी मैक्सिमम COP पूछी जाती और हीट पंप की पूछी जाती, तो उस केस में COP of heat pump for maximum, उसमें TH अपॉन TH माइनस TL हो जाता। तो यहां पे हमें एक्चुअल COP पूछी गई है हीट पंप की, उस केस में आपका ए आंसर हो जाएगा। अगर मैक्सिमम COP पूछी जाती हीट पंप की ही, तो उस केस में आपका ए आंसर हो जाता। तो यहां पे जो Q1 है, जो आपका QH हो गया, और जो Q2 है वह आपका QL हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नाउ डिस्कस क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज द एयर स्टैंडर्ड इफिशियंसी ऑफ ऑटो साइकिल। यहां पे आपकी ऑटो साइकिल की इफिशियंसी पूछी गई है। तो आप जानते हैं ऑटो साइकिल में जो पीवी डायग्राम है, जो प्रोसेस 1 से 2 एंड प्रोसेस 2 से 3 एंड प्रोसेस 3 to 4 एंड 4 to 1, प्रोसेस 2 से 3 में हीट इंटर करती है, प्रोसेस 4 से 1 में हीट आउट होती है। और जो एयर स्टैंडर्ड इफिशियंसी है ऑटो साइकिल की 1 माइनस 1 अपॉन R टू दी पावर गामा माइनस 1। यहां पे जो R है वो आपकी कंप्रेशन रेशियो है। कंप्रेशन रेशियो इक्वल टू V1 अपॉन V2 इक्वल टू टोटल वॉल्यूम ऑफ क्लीयरेंस वॉल्यूम होती है। तो आंसर इसकी ऑटो साइकिल क्वेश्चन नंबर 6 की आंसर आपकी ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7, हीट एंड वर्क आर इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ऑप्शन सी पॉइंट फंक्शन, ऑप्शन डी पाथ फंक्शन। तो यहां पे आप देखो ऑप्शन जो ए है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इट मींस इंडिपेंडेंट ऑफ मास। ऑप्शन बी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इट मींस डिपेंडेंट ऑफ मास। पॉइंट फंक्शन एक प्रॉपर्टी होती है। ऑप्शन डी पाथ फंक्शन। तो क्वेश्चन नंबर 7 के आंसर हीट एंड वर्क आर पाथ फंक्शन। करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 8, द एयर फ्यूल रेशियो ऑफ आइडलिंग स्पीड ऑफ ए पेट्रोल इंजन इज अप्रोक्सीमेट। तो सबसे पहले आपको ये पता है जो एयर फ्यूल रेशियो है आइडलिंग कंडीशन में, तो इसमें रिच मिक्सचर में होती है। रिच मिक्सचर में आपको आइडलिंग कंडीशन होती है, आपको स्टार्टिंग कंडीशन होती है, नो लोड कंडीशन होती है। तो इसमें पेट्रोल इंजन की आइडलिंग कंडीशन में पूछी गई है। तो यहां पे अप्रोक्सीमेट जो आपका एयर फ्यूल रेशियो होगा
वो रिच मिक्सचर के लिए 12:1, 10:1, ये रिच मिक्सचर के लिए। अगर यहीं पे लीन मिक्सचर के लिए होती तो एयर फ्यूल रेशियो 17:1, 19:1, ये हमारी लीन मिक्सचर के लिए होती। तो यहां पे पूछा गया है आइडलिंग कंडीशन के लिए, उस केस में आपका ऑप्शन जो 12:1 एंड 10:1 आपको होगी। लेकिन यहां पे 12:1 आपकी आंसर में ऑप्शन में नहीं है, उस केस में आपका 10:1 आपकी आंसर होगी। इट मींस ऑप्शन सी, क्वेश्चन नंबर 8 की ऑप्शन सी आपकी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, फॉर अ सिंपल कंप्रेसिबल सिस्टम VSP and T are specific volume, specific entropy, pressure and temperature respectively. As per Maxwell relation, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी कौन सी करेक्ट रिलेशन है? तो आप जानते हैं जो मैक्सवेल रिलेशन, इसमें 4 इक्वेशन होते हैं। फर्स्ट इक्वेशन डो टी अपॉन डो भी एस इक्वल टू माइनस डो पी अपॉन डो एस वी, ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड रिलेशन डो टी अपॉन डो पी इक्वल टू डो भी अपॉन डो एस पी। थर्ड रिलेशन डो पी अपॉन डो टी इक्वल टू डो एस अपॉन डो भी टी। फोर्थ रिलेशन डो भी अपॉन डो टी डो एस अपॉन डो पी इंटू टी। अब यहां पे ऑप्शन में आप देखो, ऑप्शन ए डो भी अपॉन डो एस इंटू डो टी अपॉन डो पी, इसमें कौन से रिलेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है? डो भी अपॉन डो एस डो टी अपॉन डो पी, ये आपका रिलेशन नंबर सेकेंड को सेटिस्फाइड कर रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पे हो रहा होगा। A 5 bhp engine running at full load would consume diesel of the order। मैं आपको बता दूं जो ये लोड है 5 bhp ब्रेक हॉर्स पावर। तो यहाँ पे जो स्टैंडर्ड आपका जो रिलेशन बन रहा है वो 1 kg/h का। अगर यहीं पे स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन पूछा जाता आपकी ब्रेक ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन पूछा जाता, उस केस में 0.3 kg पर किलोवाट आवर होता। तो उस केस में आपका ऑप्शन सी, तो यहां आपकी ऑप्शन ए आपकी करेक्ट होगी। 10 की ऑप्शन ए 1 kg/h। अगर इकोनॉमिक कंडीशन पूछा जाता उस केस में 0.3 आपकी आंसर होती।
क्वेश्चन नंबर 11, द हाई कार्बन कंटेंट इन डीजल ऑयल यूज फॉर डीजल इंजन लीड्स टू। फर्स्ट ऑप्शन, प्रोडक्शन ऑफ हाईली corrosive गैसेस corresponding to सिलेंडर वॉल एंड एग्जॉस्ट सिस्टम। तो ये कहीं से भी आपका करेक्ट नहीं है। ऑप्शन बी, एक्सेसिव इंजन वियर, ये भी आंसर आपकी सही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, डैमेजिंग ऑफ बोथ द स्टोरेज टैंक एंड इंजन, ये भी इनकरेक्ट है। तो बच क्या जाता है? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 11 की ऑप्शन नंबर डी आपकी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12, इन केस ऑफ डीजल इंजन मिक्सिंग ऑफ एयर एंड फ्यूल अकर्स। आपको डीजल इंजन में मिक्सिंग ऑफ एयर एंड फ्यूल के पूछा गया है, तो ये आपकी इंजन सिलेंडर में होती है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 12 की ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13, इन ए पेट्रोल इंजन व्हिच ऑफ द फ्लोइंग गैसेस एग्जॉस्ट आउट विदाउट बर्निंग एंड विदाउट ट्रांसफॉर्मेशन। तो मैं आपको बता दूं, जो ये आप ऑरसेट एनालाइजर पढ़े होगे, उसमें आपको ना वॉल्यूम एनालिसिस की जाती है। तो डायरेक्टली आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाती है, लेकिन इनडायरेक्टली आपकी नाइट्रोजन होती है। तो यहां पे ऑप्शन डी नाइट्रोजन आपकी करेक्ट आंसर होगी। क्वेश्चन नंबर 14, इन ए डीजल, इफ ए डीजल इज फेड बाय मिस्टेक इन द ऑयल टैंक ऑफ ए पेट्रोल इंजन देन इंजन विल। इसमें बोला गया है पेट्रोल टैंक, जो टैंक है जो इंजन में अगर आप डीजल फीड कर देते हो या डीजल इंजन में पेट्रोल फीड करते हो, तब उस केस में क्या कंडीशन होगी। तो आप जानते हो उस केस में आपकी जो इंजन रन नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? जो अपने फ्लैश पॉइंट ऑफ डीजल का है, जो फ्लैश पॉइंट ऑफ डीजल का है वो वेरी हाई होते हैं, 50 डिग्री सेल्सियस होती है। वहीं पे पेट्रोल इंजन का है, पेट्रोल की -43 डिग्री सेल्सियस होती है। तो उस केस में वेपर आपकी बर्न ही नहीं होगी, वेपर फॉर्म आपके क्रिएट ही नहीं होगी, तो इंजन आपकी रन ही नहीं करेगी। तो ऑप्शन सी, इंजन रन ही नहीं करेगी। क्वेश्चन नंबर 11 की करेक्ट ऑप्शन डी, क्वेश्चन नंबर 12 की करेक्ट ऑप्शन सी, क्वेश्चन नंबर 13 की करेक्ट ऑप्शन डी एंड क्वेश्चन नंबर 14 की करेक्ट ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15, एन इंजन एट हाफ लोड बिंग्स टू एक्ट विथ एन इंक्रीजिंग लोड एट 970 rpm एंड विथ डिक्रीजिंग लोड एट 980 rpm, द सेंसिटिविटी ऑफ गवर्नर। इसमें गवर्नर की सेंसिटिविटी पूछा गया है। इसमें दो स्पीड गिवन है, 970 980 rpm। तो सेंसिटिविटी इक्वल टू रेंज ऑफ स्पीड अपॉन मीन स्पीड होती है। तो रेंज ऑफ स्पीड n1 माइनस n2, मीन स्पीड n1 प्लस n2 बाई 2। तो यहां पे जो n1 गिवन है, इट मीन्स कि यहां पे है ना मैक्सिमम स्पीड है, n2 मिनिमम स्पीड है, n1 n मैक्स, n2 n मिन। जो गिवन कंडीशन है आपकी n मैक्स 980 rpm, n मिन 970 rpm। तो यहां पे सेंसिटिविटी आप जानते हो, रेंज ऑफ स्पीड अपॉन मीन स्पीड इक्वल टू n1 वैल्यू 980, n2 वैल्यू 970 अपॉन 980 प्लस 970 बाई 2। और आंसर आपकी परसेंटेज में तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको आंसर 1.2
0.02 निकल के आएगी आपकी परसेंटेज में। तो अप्रोक्सीमेट आंसर आपकी डी हो जाएगी, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगी। 15 का ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 16, हीटिंग ऑफ ड्राई स्टीम एबव द सैचुरेशन टेम्परेचर इज नोन एज एंथैल्पी, सुपर हीटिंग, सुपर सैचुरेशन, सुपर टेम्परिंग। नहीं, ऑप्शन बी आपका सुपर हीटिंग होगा, क्योंकि जो एबव की बात होती है तो सुपर हीटिंग केस में आएगी। जो डायग्राम आपको शो हो रहा है, अगर यहाँ पे सैचुरेशन टेम्परेचर जो यहाँ पे है टीएस, आपका यहाँ पे सैचुरेशन टेम्परेचर है, तो यहाँ पे फाइंड करोगे एबव टेम्परेचर की बात करोगे तो T2 माइनस टीएस हो जाएगा। तो ये सुपर हीटिंग के केस में ही होगा। अगर बिलो की बात होती है सब कूल्ड रीजनिंग में के अंदर आती है। तो यहाँ पे 16 का ऑप्शन बी आपकी करेक्ट हो। क्वेश्चन नंबर 17 में आपकी क्वेश्चन स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, 1 kg स्टीम सैंपल कंटेन 4 kg वाटर वेपर इस ड्राइनेस। ड्राइनेस फ्रैक्शन को आपको फाइंड करने के लिए बोला जाता है। ड्राइनेस फ्रैक्शन सिंपली होता है, इसका नोटेशन ड्राइनेस एक्स से इक्वल टू मास ऑफ वेपर या स्टीम, मास ऑफ वेपर प्लस मास ऑफ लिक्विड। जो गिवन केस है तो यहाँ पे वेपर के केस में 0.4 है और टोटल वॉल्यूम यहाँ पे 1 kg गिवन है। तो ड्राइनेस फ्रैक्शन निकल के आएगा 0.4, ऑप्शन ए। 17 का ड्राइनेस फ्रैक्शन 0.4 होगा। क्वेश्चन नंबर 18, बेसिक जॉब ऑफ फीड वाटर ट्रीटमेंट इन बॉयलर इज टू ओवरकम द प्रॉब्लम। फर्स्ट ऑप्शन क्रोजन, ये भी सही बात है भाई। सेकेंड स्केल, ये भी सही बात है। सी कैरी ओवर, ये भी सही है। ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। तो क्वेश्चन नंबर 18 के ऑप्शन डी करेक्ट होगी, ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको डिग्री ऑफ रिएक्शन फाइंड करनी है। डेल एच एम और डेल एच एफ आर एंथैल्पी ड्रॉप इन मूविंग ब्लेड एंड फिक्स ब्लेड, देन द डिग्री ऑफ रिएक्शन आपको फाइंड करनी है। तो डिग्री सिंपली डिग्री ऑफ रिएक्शन की नोटेशन आर इक्वल टू एंथैल्पी ड्रॉप ऑफ मूविंग ब्लेड अपॉन एंथैल्पी ड्रॉप ऑफ मूविंग ब्लेड प्लस एंथैल्पी ड्रॉप ऑफ फिक्स ब्लेड। अगर आप इंपल्स टरबाइन की बात करोगे तो डिग्री ऑफ रिएक्शन आपकी 0 होगी। क्वेश्चन नंबर 20, द मैक्सिमम ब्लेड इफिशिएंसी ऑफ ए सिंगल स्टेज इंपल्स टरबाइन हैविंग नोजल एंगल अल्फा अंडर द आइडियल कंडीशन। यहाँ पे इंपल्स टरबाइन की आपकी मैक्सिमम ब्लेड इफिशिएंसी पूछी गई है। मैक्सिमम ब्लेड इफिशिएंसी होती है इंपल्स टरबाइन की कॉस स्क्वायर अल्फा, ये आपकी इंपल्स टरबाइन की होती है। अगर मैक्सिमम ब्लेड इफिशिएंसी की हम बात करें अगर रिएक्शन टरबाइन की, तो 2 cos स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर अल्फा, ये आपकी रिएक्शन टरबाइन की। तो यहां पे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 20 में आपको इंपल्स टरबाइन की पूछी गई है। तो इंपल्स टरबाइन की पूछी गई है, उस केस में cos स्क्वायर अल्फा आपके राइट आंसर। अगर यहीं पे रिएक्शन टरबाइन की पूछी जाती तो 2 cos स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर अल्फा आंसर होती। याद रहे रिएक्शन टरबाइन की एफिशिएंसी आपके यहां पे ज्यादा होगी, रिएक्शन टरबाइन की एफिशिएंसी यहां पे ज्यादा होगी। तो क्वेश्चन नंबर 20 की ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 21, द कंपाउंडिंग ऑफ स्टीम टरबाइन इज डन टू इंप्रूव इफिशिएंसी, रिड्यूस टरबाइन स्पीड, इंक्रीज ब्लेड स्पीड रेशियो, रिड्यूस एक्सियल थ्रस्ट। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 21 की रिड्यूस टरबाइन स्पीड आपकी आंसर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट होगी।
क्वेश्चन नंबर 22, द मैक्सिमम वर्क इज डन इन कंप्रेसिंग एयर व्हेन द कंप्रेसर इज, आपका आइसोथर्मल होगी उस टाइम आपकी मैक्सिमम वर्क इज डन होगी। तो इट मीन्स ऑप्शन 22 की बी करेक्ट होगी। क्वेश्चन नंबर 23, द आइडियल इफिशियंसी ऑफ सिंपल गैस टरबाइन साइकिल डिपेंड ऑन, आइडियल साइकिल इट मीन्स सिंपल ब्रिटन साइकिल। सिंपल ब्रिटन साइकिल की जो इफिशियंसी होती है ऑफ 1 minus 1 upon RP गामा माइनस 1 अपॉन गामा, तो ये फंक्शन ऑफ आरपी की हो जाएगी। इट मीन्स जो प्रेशर रेशियो की आपकी फंक्शन हो जाएगी। तो डिपेंड करता है आइडियल इफिशियंसी ऑफ सिंपल गैस टरबाइन की डिपेंड करता है आपकी प्रेशर रेशियो पे। ऑप्शन नंबर बी आपका क्वेश्चन नंबर 23 की करेक्ट हो। क्वेश्चन नंबर 24, ए 4 स्टेज कंप्रेसर विथ परफेक्ट इंटरकूलिंग बिटवीन स्टेजेस कंप्रेसर एयर फ्रॉम 1 bar to 16 bar, द ऑप्टिमम प्रेशर इन द लास्ट इंटरकूलर विल बी 6 bar, 10 bar, 8 bar, 12 bar। आप ये जानते हैं जो कंडीशन ऑफ परफेक्ट इंटरकूलिंग यहां पे T1 इक्वल टू T2 होगा, टेम्परेचर T1 इक्वल टू T2। सेकेंड कंडीशन, जो कंप्रेसर वर्क फर्स्ट है एंड कंप्रेसर वर्क सेकेंड, दोनों इक्वल होगी। थर्ड कंडीशन आपकी P2 अपॉन P1 इक्वल टू P3 अपॉन P2 होगी। तो यहां पे जो दो प्रेशर गिवन है और नंबर ऑफ स्टेजेस की मैं बात करूं, यहां पे n आपकी नंबर ऑफ स्टेजेस है जो 4 गिवन है। सबसे पहले यहां से हम P2 फाइंड करेंगे। P2 इक्वल टू P1 इंटू P3, जो यहां पे गिवन है 1 इंटू 16, आपका 4 बार, आपका P2 4 बार आ गया। उसके बाद आप जानते हैं Pn प्लस 1 अपॉन P1 इक्वल टू A टू दी पावर n। यहां से हम K निकालेंगे। 16 अपॉन 2 K, तो K यहां से निकल के आएगा 2। अब हमको ऑप्टिमम फाइंड करना है, ऑप्टिमम प्रेशर फाइंड करना है। तो ऑप्टिमम प्रेशर आपकी हो जाएगी ऑप्टिमम इक्वल टू K इंटू P2 हो जाएगी। तो K के वैल्यू आपकी 2 है और P2 की वैल्यू 4 है। तो 8, तो आपको 8 बार ऑप्शन नंबर सी आपकी करेक्ट होगी। क्वेश्चन नंबर 25, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रेशर पल्सेस क्रिएटेड बाय
एन ऑब्जेक्ट मूविंग एट मैक नंबर ऑफ 0.5, मैक नंबर इक्वल टू v अपॉन c होती है। तो मैक नंबर यहाँ पे 0.5 है। उस केस में फर्स्ट ऑप्शन है यूनिफॉर्म आउटसाइड मैक कोन, ये तो भाई बिल्कुल नहीं हो सकती है। यूनिफॉर्म विद इन मैक कोन, यूनिफॉर्म विद इन मैक कोन, तो आपकी क्वेश्चन नंबर 25 की करेक्ट ऑप्शन आपकी बी हो। क्वेश्चन नंबर 26, थर्मल कंडक्टिविटी इज लोअर फॉर वुड एयर स्टीम एट 1 बार वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो थर्मल कंडक्टिविटी को हम के से डिनोट करते हैं, इसकी यूनिट वाट पर मीटर इंटू केल्विन होती है। तो यहाँ पे वुड की दी गई है, एयर की दी गई है। आप जानते हैं थर्मल कंडक्टिविटी सबसे हाईएस्ट होती है आपके डायमंड की और सबसे लोएस्ट होती है फ्रियोन 1-2 की। तो यहाँ पे वुड की जो आपकी थर्मल कंडक्टिविटी होगी वो आपकी एयर से ज्यादा होगी। वुड की जो थर्मल कंडक्टिविटी होगी 0.04 टू 0.12 के रेंज में होगी और एयर की आपकी थर्मल कंडक्टिविटी 0.0204 होगी। तो यहाँ पे जो मिनिमम की बात है वो आपकी एयर की हो जाएगी। तो 26 की ऑप्शन बी आपकी करेक्ट होगी। क्वेश्चन नंबर 27, इन केस ऑफ वन डायमेंशनल हीट कंडक्शन इन ए medium with constant property T is the temperature at position X at time T, then dou T upon dou T is proportional। अब जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन आप जानते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के लिए होती है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट के लिए होती है और सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट के लिए होती है। तो यहाँ पे आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की सिस्टम के थ्रू आपकी वन डायमेंशन में आपको चेक करनी है। क्वेश्चन नंबर 27, आप जानते हैं कार्टेशियन डो टी अपॉन डो एक्स स्क्वायर प्लस डो टी अपॉन तो यहां पे जो गिवन है तो इसमें वन डायमेंशन में, तो हम वन डायमेंशन में कंसीडर करें तो ए आपकी नहीं होगी, ए आपकी नहीं होगी। तो उस केस में डो टी डो एक्स स्क्वायर हीट जनरेशन इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा, यहां पे अल्फा है के अपॉन रो सी पी, ये थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी है। जो अल्फा है के अपॉन रो सी पी, यहां पे इसकी यूनिट होगी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो अगर मैं वन डायमेंशन हीट कंडक्शन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की मैं बात करूं तो आपकी रिलेशन निकल के आएगी कुछ इस टाइप की। तो इस केस में आपकी ऑप्शन सी आपकी मैच कर। क्वेश्चन नंबर 28, व्हेन हीट इज ट्रांसफर बाय मोलिकुलर कूलिंग, तो यहां पे की पॉइंट है मोलिकुलर कूलिंग, इट इज रिफर टू हीट ट्रांसफर। तो आप जानते हैं कि कंडक्शन के लिए ये होती है। तो ऑप्शन नंबर ए, जैसे ही की पॉइंट आपको फाइंड करनी है तो की पॉइंट जैसे ही मिला आपके ऑप्शन पे आ जानी है। 29 नंबर क्वेश्चन, द टेम्परेचर ऑफ स्टीम एट अराउंड 540 डिग्री सेल्सियस कैन बी मेजर बाय। थर्मोकपल के लिए 540 डिग्री सेल्सियस आपकी होती है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। लेकिन थर्मोकपल कितने टेम्परेचर तक आपको मेजर करती है? वो आपको
1200 डिग्री सेल्सियस तक आपको मेजर करती है। उसके बाद आप रेडिएशन पायरोमीटर मेजर करती है। तो 540 डिग्री सेल्सियस टू अप टू 1200 डिग्री सेल्सियस आपको थर्मोकपल आपको मेजर करती है। उसके बाद आपकी रेडिएशन पायरोमीटर आपको मेजर करती है ग्रेटर देन 1200 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर डी आपकी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। एक कंपोजिट स्लैब हैज टू लेयर ऑफ डिफरेंट मटेरियल विथ थर्मल कंडक्टिविटी K1 एंड K2। जो कंपोजिट स्लैब है उसकी थर्मल कंडक्टिविटी K1 एंड K2 है। ईच लेयर हैज सेम थिकनेस एंड इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी आपको फाइंड करनी है। यहाँ पे आपको थिकनेस आपकी दोनों स्लैब की इक्वल होगी और यहाँ पे एरिया भी इक्वल होगी। तो स्लैब 1 और स्लैब 2, फर्स्ट स्लैब की K1 कंडक्टिविटी है, सेकेंड स्लैब की K2 कंडक्टिविटी है। तो इसकी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी आपके के इक्विवेलेंट हो जाएगी। जो थिकनेस स्लैब 1 की एल है, स्लैब 2 की एल है, तो दोनों आपकी ऐड हो जाएगी, 12 आपके थिकनेस में हो जाएगी। तो थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ थर्मल कंडक्शन आपकी हो जाएगी एल अपॉन के। तो यहां पे इक्विवेलेंट के लिए हो जाएगी 12 अपॉन के इक्विवेलेंट इंटू एरिया। थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ स्लैब फर्स्ट के लिए एल अपॉन K1 इंटू ए। सेकेंड स्लैब के लिए L1 अपॉन K2 इंटू ए। तो यहां से एल ए कैंसिल आउट हो जाएगी। उसके बाद बचेगी 2 अपॉन के इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2। यहां से हमें के इक्विवेलेंट फाइंड करनी है। के इक्विवेलेंट इक्वल टू 2 K1 क्वेश्चन नंबर 30 की जो दो कंपोजिट स्लैब थी, जिसकी थर्मल फर्स्ट की थर्मल कंडक्टिविटी K1 थी, सेकंड की थर्मल कंडक्टिविटी K2 थी। उसके बाद दो स्लैब को मिला के एक इक्विवेलेंट आपको स्लैब बना दी जाती है। उस कंडीशन में थर्मल कंडक्टिविटी की इक्विवेलेंट हो जाएगी। यहाँ पे आपकी जो थिकनेस है स्लैब फर्स्ट एंड स्लैब सेकेंड की दोनों की इक्वल है और एरिया भी दोनों की इक्वल है। तो उस केस में जो इक्विवेलेंट जो स्लैब बनेगी उस जो थर्मल जो आपकी थिकनेस होगी वो 2L हो जाएगी। और आप जानते हैं कि जो थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ हीट कंडक्शन की होती है L अपॉन KA होती है। तो इक्विवेलेंट जब आप थर्मल कंडक्टिविटी फाइंड करोगे तो स्लैब 1 की थर्मल कंडक्टिविटी जो थर्मल रेजिस्टेंस है, स्लैब 2 की भी थर्मल कंडक्टिविटी की जो थर्मल रेजिस्टेंस है, तो दोनों ऐड हो जाएगी। उस केस में R1 प्लस R2 हो जाएगी। तो जो थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ इक्विवेलेंट कंडीशन है, तो यहाँ पे थिकनेस है 2L है, K इक्विवेलेंट इनटू K। थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ स्लैब फर्स्ट एंड थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ स्लैब सेकेंड, तो यहाँ पे मैंने पुट किया। उसके बाद मैंने आपको फाइंड किया। तो फाइनल जो आंसर है आपकी वो ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 30 की ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, फॉर ए रेफ्रिजरेटर ऑपरेटिंग बिटवीन 270 केल्विन एंड 303 केल्विन द मैक्सिमम अचीव COP। तो यहाँ पे रेफ्रिजरेटर की COP फाइंड करनी है, आपको मैक्सिमम के केस में फाइंड करनी है। आपको याद होगा क्वेश्चन नंबर 5 में आपको हीट पंप के COP आपको देखनी थी। तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि एक्चुअल केस एंड मैक्सिमम केस। तो यहाँ पे रेफ्रिजरेटर की COP आपको फाइंड करनी है। जो यहाँ पे लोअर टेम्परेचर होगा वो 273 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 273 केल्विन जो गिवन है। हायर टेम्परेचर है 303, तो आपकी मैक्सिमम COP निकल के आएगी
वो 9.1 निकल के आएगी। ऑप्शन सी, क्वेश्चन नंबर 31 की करेक्ट ऑप्शन है आपकी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 32, एन आइडियल वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल द स्पेसिफिक एंथैल्पी ऑफ रेफ्रिजरेंट इन किलोजूल पर केजी एट द फ्लोइंग स्टेट इज गिवन। इनलेट कंडेंसर, इट मीन्स कि जो इनलेट कंडेंसर जो गिवन है, इनलेट कंडीशन इट मीन्स H2, वो आपके गिवन है 273, एंड जो एग्जिट कंडेंसर इट मीन्स H3 की वैल्यू गिवन है, वो है 116। एग्जिट ऑफ इवेपोरेटर इट मीन्स H1 की यहां पे वैल्यू गिवन है। अब प्रोसेस के ऊपर हम चलते हैं। यहां पे C1 कंप्रेसर के नोटेशन है। फर्स्ट जो कंप्रेसर में इंटर किया, कंप्रेसर से जो बाहर निकला वो कंडेंसर के लिए इनपुट हो जाएगा। तो इंटर किया H2 से, जो बाहर कंडेंसर के लिए आया, जो थ्रॉटलिंग के लिए आपकी इनपुट हो जाएगी, तो H3 होगी। थ्रॉटलिंग आप जानते होंगे कि आइसेंथैल्पिक प्रोसेस होगी, यहाँ पे एंथैल्पी कांस्टेंट होगी। तो एंथैल्पी कांस्टेंट है तो H3 एंड H4 आपकी इक्वल हो जाएगी। जो E है यहाँ पे नोटेशन आप देखो इवेपोरेटर की है और कंडीशन आपकी गिवन है। इसमें पूछा गया है आपके COP पूछा गया है। तो COP नथिंग बट डिजायर इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। तो यहां पे हो जाएगी डिजायर इफेक्ट आपकी है H1 माइनस H4, जो वर्क इनपुट है H2 माइनस H1। तो यहां पे जो आइसेंथैल्पिक प्रोसेस है H3 एंड H4 आपके इक्वल हो जाएंगे। तो यहां पे आप वैल्यू को पुट करोगे तो H1 आपकी गिवन है 232, H4 हो गया आपका 116 और H2 283 और H1 232। तो आपकी कितनी आएगी, ऊपर 116 है अपॉन 51, आप इसको डिवाइड करोगे तो 2.27 आएगी। आपकी ऑप्शन ए 32 का ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग साइकिल यूजेज एज ए रेफ्रिजरेंट। रेफ्रिजरेंट का मतलब होता है वर्किंग सब्सटेंस, वर्किंग फ्लूइड। तो ऑप्शन है रिक्सल साइकिल, स्टीयरिंग साइकिल, कार्नोट साइकिल, बेल कॉर्मेन साइकिल, आपकी ब्रिटेन साइकिल। तो 33 के ऑप्शन आपकी बेल कॉर्मेन साइकिल आपकी आंसर हो जाएगी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 34, द हॉर्स पावर पर टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इज एक्सप्रेस एज ऑप्शन ए 4.75 अपॉन COP, ऑप्शन बी COP अपॉन 4.75, सी 4.75 इंटू COP, डी नॉन ऑफ द एबव। आप जानते हो क्वेश्चन नंबर 34, 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन 1 TR इक्वल टू 3.5 किलोवाट, इसके इक्वल होता है 210 50 किलो कैलोरी पर मिनट। अगर यहां
यहां से आपको 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन अगर सीओपी के फॉर्म में पूछा जाए इन किलोवाट फॉर्म, तो 3.5 अपॉन सीओपी हो जाएगी। अगर एचपी के फॉर्म में पूछा जाए, हॉर्स पावर के फॉर्म में पूछा जाए, तो यहां पे 4.75 अपॉन सीओपी हो जाएगी। आपके ऑप्शन में आपको किलोवाट के फॉर्म में नहीं है, आपको हॉर्स पावर के फॉर्म में आपको पूछा गया है, तो ऑप्शन ए आपकी करेक्ट हो जाएगी। यहाँ पे आपके किलोवाट के फॉर्म में भी गिवन होता और एचपी के फॉर्म में भी गिवन होता, तो एग्जामिनर कई बार आपको कंफ्यूज भी कर देते हैं। तो यहाँ पे आपके लिए सही है कि यहाँ पे आपको एचपी के फॉर्म में किसी एक ही फॉर्म में पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 34 की करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 35, सेंसिबल हीटिंग और कूलिंग ऑफ एयर इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग और कूलिंग। Option A at the same humidity ratio, option B while changing the humidity ratio, option C at constant dry bulb temperature at the same wet bulb temperature। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 की, ये आपकी सेंसिबल हीटिंग का केस है, ये सेंसिबल हीटिंग का केस है, ये सेंसिबल कूलिंग की केस है। ये आपकी सेंसिबल हीटिंग की केस है। तो सेंसिबल हीटिंग में, ये सेंसिबल हीटिंग है प्रोसेस 1 से प्रोसेस 2 में आपकी कांस्टेंट अगर रहती है वो है आपकी ह्यूमिडिटी। आपकी सेंसिबल हीटिंग के केस में कांस्टेंट रहती है, तो वो है आपकी ह्यूमिडिटी। जो यहाँ पे चेंज कर रही है, आपके टेम्परेचर भी चेंज कर रही है, यहाँ पे एच भी चेंज कर रही है, आपकी स्पेसिफिक वॉल्यूम भी चेंज कर रही है। और सेकेंड केस है आपकी सेंसिबल कूलिंग की। जो प्रोसेस सेंसिबल हीटिंग में 1 से 2 हो रही थी, वो प्रोसेस आपकी रिवर्स हो जाएगी, आपकी साइन आपकी चेंज हो जाएगी। यहाँ पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी थी, जो यहाँ पे phi1 और phi2 थी, यहाँ पे phi2 phi1 हो जाएगी। तो यहाँ पे स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी आपकी कांस्टेंट होगी, आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी आपकी चेंज हो रही है, आपके एंथैल्पी चेंज हो रही है, आपकी टेम्परेचर भी चेंज हो रही है। तो इसकी करेक्ट ऑप्शन है 35 की ए। सेंसिबल हीटिंग एंड सेंसिबल कूलिंग के केस में आपकी ह्यूमिडिटी आपकी कांस्टेंट होती है। तो 35 की ऑप्शन ए करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 36, द एसआई यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज। यहाँ पे काइनेमेटिक विस्कोसिटी की यूनिट पूछा गया है। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी नथिंग बट डायनेमिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी होती है। अगर मैं यूनिट की बात करूं, एसआई यूनिट की, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। सेम यूनिट आपकी थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी की होती है, अल्फा इक्वल टू के अपॉन रो सीपी। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी एंड थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी एंड मोमेंटम डिफ्यूजिबिलिटी की आपकी ऐसा यूनिट सेम होती है। तो ऑप्शन डी आपकी करेक्ट होगी। क्वेश्चन नंबर 37, फॉर ए न्यूटोनियन फ्लूइड इट मींस फॉलो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, टाउ इक्वल टू म्यू डी फाई अपॉन डी टी। तो टाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाई अपॉन डी टी। जो यहाँ पे टाउ है आपकी शेयर स्ट्रेस होगी, डी फाई अपॉन डी टी है आपकी रेट ऑफ शेयर डिफॉर्मेशन हो जाएगी। तो शेयर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शेयर डिफॉर्मेशन। तो ऑप्शन बी आपकी करेक्ट होगी। क्वेश्चन नंबर 38, द स्ट्रीमलाइन बॉडी इज डिफाइंड एज ए बॉडी अबाउट द फ्लो इज लेमिनार, द फ्लो इज अलोंग द स्ट्रीमलाइन,
द फ्लो इज सेपरेशन आर सस्पेंड द ड्रैग इज 0। तो 38 की द फ्लो इज अलोंग द स्ट्रीम लाइन होगी, ऑप्शन नंबर बी। आप जो स्ट्रीम लाइन की जो फंक्शन आप जानते हो, dy बाई डी एक्स इक्वल टू v अपॉन u होती है। तो 38 की ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 39, द ऑयल फ्लो थ्रू ए 200 mm diameter horizontal cast iron pipe, friction factor is 0.0225 of length 500 meter. The volumetric flow rate is 0.32 meter cube per second. The head loss in meter due to friction is G equal to 9.8 meter per second. तो क्वेश्चन नंबर 35, डाया आपकी गिवन है 200 mm, इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं 0.2 मीटर। जो फ्रिक्शन फैक्टर है F है वह है 0.0225। आपकी जो लेंथ गिवन है वो 500 मीटर है। G आपकी गिवन है 9.8 मीटर पर स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमको फाइंड करना है, और Q गिवन है 0.32 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो हमको HF फाइंड करना है। हमको फाइंड क्या करना है? HF। HF फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला है HF इक्वल टू एफ एल वी स्क्वायर अपॉन 2GD। आपकी इक्वेशन ये फर्स्ट हो जाएगी। तो हमें H पता है, L पता है, V पता नहीं है, D पता है। तो सबसे पहले हमें V फाइंड करना है। तो V फाइंड कैसे करेंगे? हमारे पास जो Q गिवन है 0.32, तो Q इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी होती है। तो यहां पे 0.32 इक्वल टू पाई बाई 4 डी स्क्वायर इंटू भी। यहां से हम भी फाइंड करेंगे। जब आप बी कैलकुलेट करोगे तो आएगी 10.19 मीटर पर सेकेंड। जब हमें भी मिल गया तो हम इक्वेशन फर्स्ट को यूज करके HF फाइंड कर सकते हैं। इक्वेशन फर्स्ट है HF इक्वल टू F की जो वैल्यू गिवन है 0.0225, L की वैल्यू गिवन है 500 मीटर। जो V की वैल्यू अभी हम निकल के आया है 10.19, जो 2 इक्वल टू 9.8 इंटू D 0.2। जब इसे कैलकुलेट करोगे आप तो निकल के आएगी 297.99 मीटर निकल के आएगी। तो आप देखोगे कि ऑप्शन में आपको नहीं है। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं जो आपके ऑप्शन से मैच नहीं करते हैं, तो फिर भी ऐसे क्वेश्चन में आपको इक्वली मार्क्स आपको डिस्ट्रीब्यूट होते। क्वेश्चन नंबर 40, Kaplan turbine is option A high head and mixed flow turbine, option B a low head axial flow turbine, option C an outward flow reaction turbine, option D an impulse inward flow turbine।
आप जानते हैं जो कैप्लन टरबाइन होती है या प्रोपेलर आपकी लो हेड एक्सियल फ्लो टरबाइन होती है और हाई डिस्चार्ज होती है। हेड आपकी लो होती है, डिस्चार्ज हाई होती है और ये एक्सियल फ्लो टरबाइन होती है। तो 40 के आंसर आपकी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 41, द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम। आप इसमें पूछा गया डेंसिटी ऑफ वाटर मैक्सिमम कब होती है। ऑप्शन ए 0 केल्विन, ऑप्शन बी 0 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी -4 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी 4 डिग्री सेल्सियस। तो आप जो डेंसिटी ऑफ वाटर जो मैक्सिमम होती है वो 4 डिग्री सेल्सियस पे होती है। देखो जो 0 डिग्री सेल्सियस पे जो होती है, जो आइस है वो लेटेट हीट के थ्रू आपको वाटर में कन्वर्ट होती है। फिर जो वाटर होती है 0 डिग्री सेल्सियस पे वो सेंसिबल हीट के थ्रू आपको 4 डिग्री सेल्सियस में आपको वाटर में कन्वर्ट होती है। तो 41 की ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन आपका डी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 42, द कंडीशन फॉर द स्टेबल इक्विलिब्रियम फॉर ए फ्लोटिंग बॉडी। आप ये जानते हैं जो स्टेबल बॉडी के लिए होती है एम इज एबव जी होती है, अनस्टेबल के लिए एम इज बिलो जी होती है, और जो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के लिए होती है एम कॉन्साइड जी होती है, एम इक्वल टू जी होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन द मेटा सेंटर शुड बी लाई एबव द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सही बात है भाई। ऑप्शन बी द सेंटर ऑफ बुओयेंसी एंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी मस्ट लाई ऑन द सेम वर्टिकल लाइन, ये भी बात सही है। ऑप्शन सी ए लाइटिंग कपल शुड बी फॉर्म, सही है। तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, आपकी सारी ऑप्शन ऊपर की करेक्ट है। तो ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 43, मैनोमीटर इज यूज टू मेजर, फर्स्ट ऑप्शन प्रेशर इन पाइप एंड चैनल ETC, ये सही बात है। ऑप्शन सी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये नहीं होगा। वेरी लॉस प्रेशर नहीं, ये आपका 43 का ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। 42 का ऑप्शन डी था, आपका 43 का ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 44, ये हाइड्रोलिक प्रेस हैज a ram of 15 cm dia and plunger of 1.5 cm. It is required to lift a weight of 1 ton. The force required on plunger is equal to, यहाँ पे फोर्स आपको प्लंजर की फाइंड करनी है। द गिवन है डाया जो कि 15 सेंटीमीटर है, जो एम है आपका 1 टन है। तो हम यहां से ए फाइंड करेंगे। जो यहां पे जी के वैल्यू हम यहां पे 10 कर लेंगे। अब पास्कल्स लॉ से जानते हो आप, अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ जो एफ अपॉन ए इज कांस्टेंट, आपकी कांस्टेंट होगी। हमें प्लंजर की फोर्स हमको काउंट करनी है। तो इस केस में जो ए होगी पाई डी स्क्वायर होगी, तो क्या होगी 10 टू पावर 4 अपॉन पाई से पाई कैंसिल हो जाएगी 15 स्क्वायर। अब प्लंजर की हमको फोर्स काउंट करनी है, तो एफ पी इंटू अपॉन 1.5। तो यहां से प्लंजर की फोर्स आप काउंट कर लोगे। एफ पी इक्वल टू आपको 100 kgf आपको निकल के आएंगे। आपकी ऑप्शन ए करेक्ट हो गई। प्लंजर जो है, प्लंजर की फोर्स आपको 100 आएगी। ऑप्शन बी आपकी करेक्ट। द लॉसेस इज ओपन चैनल वेरी एज प्रोपोर्शनल टू, आपके लॉसेस की बात करोगे तो आपको V के आपके
स्क्वायर के फॉर्म में आपकी प्रोपोर्शनल होगी जो लॉसेस। ये ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 46, द लॉस ए फ्लो इज कॉल्ड सुपरसोनिक इफ ए, क्वेश्चन नंबर 46, पहले मैक नंबर एम इक्वल टू भी अपॉन सी होती है। अगर मैक नंबर 1 हो जाए तो ये सोनिक फ्लो, ये सोनिक की केसेस हो जाती है। अगर मैक नंबर लेस देन 1 हो जाए तो आप सब सोनिक हो जाएगी। अगर मैक नंबर ग्रेटर देन 1 हो जाए तो ये सुपरसोनिक होगी। तो आपके केस में पूछा गया है, सुपरसोनिक के केस में पूछा गया, तो मैक नंबर ग्रेटर देन 1, ऑप्शन सी, आपके मैक नंबर इज बिटवीन 1 to 5। क्वेश्चन नंबर 47, आपकी गिवन है डायनेमिक विस्कोसिटी, आपकी गिवन है, जो गिवन है आपकी डायनेमिक विस्कोसिटी 1.2 इंटू 10⁻⁻⁴ न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। डेंसिटी भी गिवन है, डेंसिटी 600 kg पर मीटर क्यूब। आप काइनेमेटिक विस्कोसिटी फाइंड करनी है। काइनेमेटिक विस्कोसिटी नथिंग बट म्यू अपॉन रो। अब आप म्यू के वैल्यू इसमें गिवन है 1.2 इंटू 10⁻⁻⁴ अपॉन 600। जब ये कैलकुलेट करोगे तो आपको आएगी 2 इंटू 10⁻⁻⁷, लेकिन ये ऑप्शन में है नहीं तो आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा 20 इंटू 10⁻⁸। ये ऑप्शन आपके बी एक करेक्ट ऑप्शन है। 47 की आपकी करेक्ट ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 48, रिनॉल्ड्स नंबर सिग्निफाइज द रेशियो। पूछा गया कि रिनॉल्ड्स नंबर किन दो फोर्सेस का रेशियो है। तो रिनॉल्ड्स नंबर आर ई इक्वल टू इनर्शिया फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स। इनर्शिया फोर्स और विस्कस फोर्स की रेशियो है रो वी एल अपॉन विस्कोसिटी। अगर इसे हम काइनेमेटिक विस्कोसिटी के फॉर्म में लिखें, आपकी ऑप्शन रिनॉल्ड्स नंबर रेशियो होते इनर्शिया फोर्स टू विस्कस फोर्स, ऑप्शन सी आपकी करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 49, रेफ्रिजरेंट फ्रियोन 12 बिलोंग्स टू मीथेन फैमिली, एल्काइन फैमिली, कीटोन फैमिली, एल्डिहाइड फैमिली। कीटोन फैमिली आप जानते हो कि कीटोन की जो फंक्शनल ग्रुप होती है बॉन्ड CO। एल्डिहाइड की जो फंक्शनल ग्रुप होती है बॉन्ड CHO। अब हम बात करते हैं रेफ्रिजरेंट फ्रियोन 12 की। रेफ्रिजरेंट फ्रियोन 11 वो आपको CFCl3 होती है इसकी केमिकल फॉर्मूला। 12 की मैं बात करूं CF2Cl2, तो ये आपके मिथिल जो आपकी मीथेन फैमिली की कैटेगरी से आती है। तो ऑप्शन ए आपकी करेक्ट होगी 49 की। लास्ट क्वेश्चन 50, द फ्लो ऑफ वाटर इन ए पाइप अबाउट 3 मीटर इन डायमीटर कैन बी मेजर बाय ओरिफिस प्लेट, वेंचुरी मीटर, पिटोट रोटामीटर। तो जो गिवन ऑप्शन है तो आपको फ्लो रेट फाइंड करने के लिए आपकी ओरिफिस प्लेट होती है,
आपको फ्लो ऑफ नोजर होती है, इट मीन्स कि आपको डिस्चार्ज फाइंड करने के लिए होती है, आपको वेंचुरी मीटर होती है, फ्लो ऑफ नोजर होती है, आपको रोटा मीटर होती है, आपको ओरिफिस मीटर होती है। लेकिन जो पिटोट ट्यूब है वो आपको वेलोसिटी फाइंड के लिए आती है। तो 50 का ऑप्शन सी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट टू क्वेश्चन नंबर 50 आपकी सारी आंसर, आपकी सोल्यूशन आपके आंसर की आपको प्रोवाइड कर दी गई है। आप अपना अपना आंसर चेक कर लेना। बीपीएससी एई मैकेनिकल पेपर 5 की सोल्यूशन थी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।